नमस्कार बच्चों। कल हमने क्या निराश हुआ जाए पाठ 7 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया पढ़ा, जिसमें हमें यह बताया गया कि व्यक्ति को हमेशा आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति में आशा नहीं होती वह हमेशा निराशा की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित यह चैप्टर जो है, इसके शब्दार्थ है जो आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे और याद भी करेंगे। पाठ का सार तो यह हमने पढ़ ही लिया था कि संसार में अच्छे और बुरे सभी काम देखने को मिल रहे हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों की ओर देखकर आशावादी होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इस पाठ में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इस पाठ में बहुत सारे जो प्रश्न है वो इस तरीके से है कि आ से, जैसे कि पहला है आपके विचार से, फिर पर्दाफाश, कारण बताइए, दो लेखक और बस यात्रा, सार्थक शीर्षक, सपनों का भारत और भाषा की बात। तो यहाँ पर हम लोग जो है आपके विचार से प्रश्न अभ्यास करेंगे और बाकी जो है आप अपने बुक में जो है इस पीडीएफ के माध्यम से अपनी कॉपी में करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, जहां पर यह पूछा जाए कि आपके विचार से क्या कारण हो सकता है, तो वहां पर आपको अपना उत्तर जो है देना है। तो लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक को उत्तर देखो, लेखक को लोगों ने धोखा दिया है फिर भी वह निराश नहीं है। मेरे विचार से इसका कारण यह रहा कि लेखक केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखता जिनमें उसने धोखा खाया है। लेखक को अपने जीवन में घटित हुई घटनाएं भी याद है, जब लोगों ने अकारण ही उसकी सहायता की है और उसके निराश मन को सांत्वना दी है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी ही घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि और वह आशावादी है कि अभी भी समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुआ है। प्रश्न 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपका ही मूल्यांकन है, आपको बताना है। आप किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका को यहाँ लेकर के जो है अपनी किसी भी एक घटना को बता सकते हैं। जैसे पहला देखो, यहाँ पर दैनिक नवज्योति समाचार से लिया गया है, दूसरों की भलाई। आज के समय में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना भी, वह भी जोश व संघर्ष के साथ एक अलग व्यक्तित्व की पहचान कराता है। महात्मा गांधी से प्रभावित डॉक्टर एन लैंग दक्षिण अफ्रीका ही नहीं पूरे विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श है। रंग भेद से त्रस्त यूरोप में एक श्वेत महिला द्वारा अश्वेत के जीवन को सही राह दिखाना अंधेरे में दीपक जलाने के समान है। अपने चमकते भविष्य को दरकिनार कर डॉक्टर एन लैंग जिन लोगों के लिए या जिस तरह हर बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है, वे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दुखद यह है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार और विश्व के अन्य देशों को भी डॉक्टर लैंग की सहायता करनी चाहिए और अपने देश में भी ऐसे अनाथ बच्चों की सहायतार्थ योजना बनानी चाहिए जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है और वे इस मदद के बगैर आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। तो इस पर टिप्पणी इस प्रकार कर सकते हैं कि समाचार पत्र को पढ़कर हम यह कह सकते हैं कि समाज में रहकर हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि बेसहारा वर्ग का भी सहारा बनना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी से प्रभावित डॉक्टर एन लैंग पीड़ित महिलाओं व बेसहारा बच्चों के सहायतार्थ कार्यों के लिए अग्रसर है। हमारा भी यह दायित्व बनता है कि जो लोग ऐसे कार्य को करने में रुचि लेते हैं उनकी सहायता भी की जानी चाहिए, ताकि वे अपने उद्देश्य में सफल हो सके और समाज लाभान्वित हो सके। दूसरा जो है वो है दैनिक भास्कर से स्वरोजगार भवन। इसमें आपको जो है विचार दिए गए हैं, आप लोग अपने भी विचार ले सकते हैं।
तीसरा प्रश्न देखो कि लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताइए। आप भी अपने यहाँ अपने किसी परिचित के साथ किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें आपने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो यहाँ पर लेखक ने अपने जीवन की दो घटनाओं में, जो हमने पाठ के अंदर पढ़ा था, तो आप लोग भी जो है किसी भी तरीके से किसी भी बात, जो आप ईमानदारी की कोई बात बताइए, वो आप और आपने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों, तो आप लोग अपने जो है व्यू दे सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप स्वयं भी जो है कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप स्वयं कीजिए कि आपने जो है आपने किसी की भलाई की है, आपने कभी ऐसा काम किया जिसमें आपका स्वार्थ ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन बनता है पर्दाफाश, ये भी जरूरी है, आप अपने नोटबुक में करेंगे इसको। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, ये हमारी किताब के अंदर से ही है। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब संबंधित व्यक्ति के दोषों को उभारा जाए और वह इसे अपनी बदनामी समझकर विरोध करने की दृष्टि से उग्र रूप ले ले। अर्थात हमें किसी में बुराई है तो उस बुराई को उजागर नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उसकी बुराई को दूर कर सके। प्रश्न नंबर देखो, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल जो है वो दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क विचार सहित विचार लिखे। तो हमने देखा ही है कि बहुत सारी ऐसी मीडिया होती है जो कि दोषों को आगे ला करके उनको दूर करने की कोशिश करती है, तो हमें तर्क पर विचार करना है। आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों की सार्थकता तो है, लेकिन उनके पीछे समाचार संपादक या चैनल का उद्देश्य नहीं को इससे संबंधित समाचार पत्र या समाचार चैनल की निश्चितता ही लोकप्रियता बढ़ती है, बशर्ते उसकी नीयत किसी को बदनाम न करने और धन कमाने की नहीं होनी चाहिए। नेक उद्देश्य से इस प्रकार के समाचारों का प्रकाशन जनहित में है। ऐसे समाचारों से लोग सीखते हैं और दुनिया के कार्य व्यवहार से भी परिचित होते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्दाफाश, जिसमें कि आपको अपने नोटबुक में करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो कारण बताइए। कारण कैसे कि निम्नलिखित संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में हमें चर्चा करनी है। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो पहला जो प्रश्न है उसमें देखिए कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो इसका परिणाम क्या होगा, तानाशाही बढ़ेगी और लोगों के मन में सच्चाई के प्रति आस्था नहीं रहेगी। क्योंकि जब लोग डर जाएंगे और बेबस हो जाएंगे तो वहां पर तानाशाही तो बढ़नी है और लोगों के मन में सच्चाई के प्रति आस्था भी नहीं रह जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न 2, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो ये पंक्तियां जो है हमने लेखक के द्वारा हमारे पाठ्य पुस्तक से पढ़ी थी। तो इसका परिणाम क्या होगा, लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। आगे देखो, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। लोगों में अगर ऐसा हुआ कि सब लोग दोषी दिखने लगे और गुण कम दिखने लगे तो लोगों में अविश्वास बढ़ेगा। अब इसके बाद में हमने जो पाठ पढ़ा था लेखक और बस यात्रा के बारे में, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है इसके बनते हैं, आप अपने अनुसार भी अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो देखो, आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि बस जो है वो डाकिन की तरह लग रही है, बस की यात्रा। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। तो आप अपनी कल्पना कीजिए कि पहले जो हमने स्टोरी पढ़ी थी बस की यात्रा और अब हम पढ़ रहे हैं कभी निराश मत होना, है ना। तो दोनों में हरिशंकर जी और हजारी प्रसाद जी जो है उन्होंने किस किस प्रकार के कष्ट उन्हें झेलने पड़े, तो वह आप अपनी भाषा में या अपने जो है भाषा में इसको बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको प्रश्न का उत्तर दिख रहा है कि हरिशंकर जी और हजारी प्रसाद जी जो है उनका आपस में संवाद चल रहा है, तो आप भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है इस पाठ को किया था। अब आगे देखिए सार्थक शीर्षक।
क्या शीर्षक निकलता है? लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से या परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए समाज में बढ़ रहे अराजकता के तत्वों के आधार पर रखा होगा। लेकिन उसने यह भी अनुभव किया होगा कि इस बढ़ती अराजकता के बीच मानवीय भाव भी जीवित है, जिनके सहारे हमारे देश की मानवता कभी मिट नहीं सकती। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अन्य शीर्षक आशावादी बनो या फिर सुबह होगी आदि रखा जा सकता है। आप भी अपने विचार में इसका कुछ दूसरा शीर्षक लिख सकती हैं। आगे देखो, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। इस प्रश्न में आपको जो है चिन्ह लगाने हैं। ये हमारा व्याकरण के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हो गया। विराम चिन्ह मतलब आप कहाँ पर रुक रहे हैं, आपने क्यों रुका, वहां चिन्ह क्यों लगाए, तो ये जो आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या निराश हुआ जाए शीर्षक के बाद यदि कोई विराम चिन्ह लगाने को कहा जाए तो मैं दिए गए चिन्हों में से क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। इसका कारण यह है कि इस शीर्षक से लेखक की जिज्ञासा भावना का पता चलता है, क्योंकि लेखक समाज में हो रहे गलत कार्यों को देखकर विचलित नहीं हो रहा है। ये तो सदा से ही समाज में व्याप्त रहे इस स्थिति को अनुभव कर वह आशावादी दृष्टि से प्रश्नवाचक शैली में पाठकों से जवाब की अपेक्षा करता है। प्रश्न 3, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, हम इस बात से जो है आदर्शों की बात वास्तव में करना तो बहुत आसान है पर उस पर चलना बहुत कठिन है। हम मान सकते हैं कि लेखक का जो यह कथन है बिल्कुल पूर्णतः सत्य है और हम भी इससे सहमत हैं, क्योंकि हम आदर्शों की बात तो करते हैं, जैसे सत्य बोलेंगे, दहेज नहीं लेंगे, लेकिन परिस्थिति और समय आने पर हम स्वार्थ से गिर कर इनका पालन नहीं कर पाते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट बनता है सपनों का भारत, यह भी हमारे पाठ में आया तो इसे भी पढ़ना जरूरी है। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे हैं, लिखिए। तो बता सकते हैं कि हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम व सहयोग की भावना से मिलकर रहें और इसकी महान संस्कृति का अनुकरण करें। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारतीय हो। उन्होंने इसे मानव महासमुद्र के रूप में देखना चाहा है। प्रश्न 2, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? तो पहले वाले प्रश्न में तो मनीषियों, विद्वानों के बारे में पूछा गया, अब पूछा जा रहा है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो देखिए, यह आपका जो है होमवर्क है, आप स्वयं कीजिए। आप कैसा भारत चाहते हैं, आपके सपनों में कैसा भारत है, तो आप बताइए। चलिए अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याकरण से दृष्टिकोण, भारत भाषा की बात कि 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों शब्द मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं, और जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व मतलब युद्ध, स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है। जैसे मैं महान हूं, आप कहेंगे मैं महान हूं, तो एक दूसरे में क्या हुई, स्पर्धा, होड़ हो गई। तो द्वंद्व का मतलब ही स्पर्धा या होड़ होता है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सब यही चाहते हैं। तो जैसे देखो, चरम और परम, दिन और रात, भीरू और बेबस, है ना, ये हमने लिया। और के साथ आए शब्दों के जोड़े और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जा सकता है। कभी कभी एक साथ में लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से लेंगे और लिखेंगे, जैसे आरोप प्रत्यारोप, फल फूल, लोभ मोह, काम क्रोध, कायदे कानून, मारने पीटने, गुण दोष, सुख सुविधा, झूठ फरेब, कानून धर्म, भोजन पानी, सच्चाई ईमानदारी। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। संज्ञा हम कर चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और उसके बाद में भाववाचक संज्ञा। ये तीनों संज्ञा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं।
तो पढ़ने के बाद में हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप अपने पाठ के अंदर से जहां जहां पर ये तीनों संज्ञा का प्रयोग हुआ है, आप उन वर्ड्स शब्दों को लेंगे और अपनी कॉपी के अंदर जो है वह लिखेंगे। तो यह भी आपका एक तरीके से गृह कार्य हो गया। तो हमारा पाठ 7 जो था वो उसके प्रश्न उत्तर और संपूर्ण पाठ हमने जो है पूर्ण रूप से पूर्ण कर लिया है। पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इस पाठ को पढ़ने से हमारे अंदर जो है आशावादी दृष्टिकोण भी उजागर हुआ, और इसी आशावादी दृष्टिकोण को साथ में रखते हुए जो है आप लोग इस पाठ को कंप्लीट कीजिए। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ।